पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पिछले कोई 3 या 4 सालों से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। एक स्लोगन है, एक जुमला है, जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें अल्फाज अपने मायने खो बैठे हैं और जज़्बात जो हैं, वो हर चीज़ को सुपरसीड कर चुके हैं। कितनी मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ? इस आग में सब जलेंगे का मतलब ये है कि जो बात हम क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जो बात अगर हम टिम्बकटू में भी कहेंगे, तो उसके असरात सोशल मीडिया की वजह से आपके घर तक भी आ सकते हैं। और यही वो वजह है कि आज जो वाक़या हुआ और पहले तो मैं जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दूँ क्योंकि इसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। इसने ये प्रियंका कुमारा ने बड़ा डिस्टर्ब किया था और मशाल खान ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, जो मैं अक्सर बता चुका हूँ कि मशाल खान के कत्ल की वजह से मेरा एक्टिविज़्म सामने आया। मैंने अपनी शक्ल दिखा के एक्टिविज़्म करने का फ़ैसला किया। क्योंकि जब मैंने देखा कि एक इंसान जो शायद मेरी तरह मेरे से यंग थे वो काफ़ी, मेरी तरह का इंसान पाकिस्तान में अगर रहता है तो कुछ आज मेरे अल्फाज़ जो होंगे तो शायद थोड़े जज़्बाती हों और वो ऐसे जज़्बाती अल्फाज़ होंगे जो शायद मैं 1 हफ़्ते बाद जब देखूँगा, जब मेरे जज़्बात थोड़े नीचे आएँगे, तो शायद मुझे भी शर्म आए क्योंकि मैं और ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मोस्टली आप लोगों को अगर लगता है कि मेरी बातें थोड़ी लॉजिकल होती हैं, तो शायद आज इतनी लॉजिकल ना हो। क्योंकि आज मेरे जो जज़्बात हैं, वो मेरे काबू में नहीं आ रहे। लोग समझते हैं कि आप यूट्यूब पे बातें करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करते हैं वगैरह-वगैरह और ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि मेरा तो जो पैगाम है, वो पैगाम ही यही है कि अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन क्या ये ऐसी ही रहेगी या इससे बुरी होगी या इससे बेहतर होगी? इंसान की कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगियों को पहले से बेहतर किया जाए और हमारे इर्द-गिर्द की जो दुनिया है, उसको पहले से बेहतर बनाया जाए। तो क्या ये बेहतर हो रही है या गंदी हो रही है? और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, जो इसको अच्छा या बुरा कर रही हैं? तो शायद आज मेरी बातें कुछ जज़्बाती हों, लेकिन जज़्बात इंसानियत का हिस्सा हैं। जैसे मैंने बताया अगर मशाल खान के साथ जो मेरे जज़्बात को ठेस पहुँची, अगर वो ना होता तो शायद पाकिस्तानी मुल्हिद या हारिस सुल्तान को आप जानते भी ना और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा होता। दिसंबर में प्रियंका कुमारा के साथ जो हुआ उसने भी झंझोड़ दिया और आज जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उसने मुझे शायद वैसे ही तकलीफ पहुँचाई। ये 3 इवेंट्स हैं, गुस्ताखी के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे, मज़हब की गंदी शक्ल के नाम पे, जो हमें डिप्रेस तो करते हैं, लेकिन शायद हमें मोटिवेट भी करते हैं कि हमने इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। अम, कहाँ से शुरू करूँ? प चलें कन्हैया लाल से शुरू करते हैं। मैं कन्हैया लाल के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन थे वो। लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैंने शुरू के कुछ हिस्से देखे हैं, लेकिन बाकी का जहाँ से वो काम खराब होता, वो मैं नहीं सुन सका, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। बुज़दिल कहिए, कायर कहिए, जो मर्ज़ी कहिए, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि क्योंकि जब हम जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, जब जानवरों के गले काटे जाते हैं, तो हम उसके ऊपर हमें तकलीफ़ होती है, तो जब इंसान के गले काटेंगे, तो उसपे हमें क्यों नहीं तकलीफ़ होगी। लेकिन हम ये प्लैनेट जो है ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी
जानवर की ज़िंदगी से भी कम है। चाहे वो गाय हो या कोई 1400 साल पुराना फ़िक्शनल कैरेक्टर हो। बहुत गालियाँ पड़ती हैं, दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं, कत्ल की धमकियाँ भी पड़ती मिलती हैं और लोगों को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि क्योंकि अगर आप देखते हैं मैं मज़ाक कर रहा होता हूँ या चीज़ों को लाइट ले रहा होता हूँ, वो एक ज़ाहिर-सी बात है मैं हर बंदे के साथ खुल के बात नहीं कर सकता। लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब हम किसी इंसान का कत्ल होते देखते हैं ओवर सम आइडिया, किसी आइडिया के ऊपर, तो आपको नहीं पता कि हम पर क्या भी उसका टोल क्या होता है। एक तो टोल होता है कि किसी ने आपको सोशल मीडिया पे गाली दे दी, वंस अ जहादी ऑलवेज़ अ जहादी, यू हैव लेफ्ट इस्लाम बट इस्लाम हैज़ नॉट लेफ्ट यू वगैरह-वगैरह। जबकि हमारी पोज़ीशन टोटली ऑपोज़िट होती है और दूसरी तरफ से गालियाँ पड़ती हैं, दूसरी तरफ से मज़हब की और घर का ना घाट का और तरह-तरह की बातें सुनने को पड़ती हैं। हम यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। अगर आप कोई पब्लिक में काम कर रहे हैं, तो आपको बातें सुननी पड़ती हैं, जो कि ठीक है। फेयर गेम है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन वी अंडरस्टैंड इट्स अ फेयर गेम। तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं लेकिन हम भी इंसान हैं। और जब कन्हैयालाल के साथ जो हुआ, मशाल खान के साथ जो हुआ, उसपे मैंने एक्टिविज़्म शुरू किया और कन्हैयालाल का जो के साथ जो हुआ, ये वो इवेंट है कि आप अपनी पोज़ीशन को रीअसेस करते हैं कि क्या मैं दुनिया को या ज़िंदगी को बेहतर बना रहा हूँ या इससे ज़्यादा काम खराब हो रहा है, मैदान छोड़ के चले जाओ। यानी छोड़ दो, बंद कर दो सब कुछ। ये काम बेहतर तो नहीं हो रहा, ये काम तो मज़ीद खराब होता जा रहा है। इंसान बकरों की तरह काटे जा रहे हैं। तो जो आप बातें करते हैं, आप लोगों को दर्स देते हैं कि ओ जी सेकुलर बनो, न्यूट्रल बनो, उसकी उसकी बुराई को भी बताओ, उसकी बुराई को भी बताओ। तो हम तो एक बात भोंके चले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया तो और अपने अपनी डगर पे चल रही है। तो इस पे आपको नहीं पता कि इसका टोल क्या होता है, मेरे जैसे लोगों को हो या मेरे जैसे जितने भी एक्टिविस्ट हैं। मेरे जैसे बंदों ने इस चीज़ का फैसला किया था कि जो हमने कर दिया है, इसके बाद चलो पाकिस्तान नहीं जा सकते, दुनिया बहुत बड़ी है, पाकिस्तान तो एक छोटा एक एक मुल्क है, नहीं जाएँगे कोई बात नहीं, मरते दम तक नहीं जाएँगे कोई बात नहीं, या शायद पाकिस्तान बदल जाए तो तब चले जाएँगे। लेकिन क्या दुनिया तंग हो रही है? ये जो नारे लगाए गए कि जो मज़हब के ऊपर बात करेगा हम उसको काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। क्या ये दुनिया कम हो रही है हम जैसे लोगों के लिए? मैं अभी आपको एक वाक़या उस पे भी आता हूँ अभी और मैं अभी लिंक शेयर करूँगा, मैं आप सारे लोगों से बातें करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के ख़्यालात जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ हुआ है आज। बड़ा अजीब किस्म का मुझे मोस्टली डिप्रेशन नहीं होता, मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि और देखी जाएगी कल को क्या होता है, और देखी जाएगी और कुछ नहीं होता अगर कोई उड़ती गोली आ गई, सर पे लग गई तो चलो देखी जाएगी। लेकिन आज बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। वो वीडियो जो देखी मैंने कन्हैयालाल की, ह इस आग में सब जलेंगे का मतलब क्या है? कि जो बात आप करते हैं आज, ये आपके घर तक आएगी। जो कल तक कत्ल होते थे जिसने गुस्ताखी की, अब उन लोगों के कत्ल भी होंगे जिसने गुस्ताख की सपोर्ट में कोई बात कह दी। मसलन कन्हैयालाल, मसलन साद अंसारी। साद अंसारी एक 19 साल का लड़का, उसके घर के सामने 150 लोग आ गए, 200 लोग आ गए। पुलिस को पता है कि वो कौन लोग हैं, उन सारों के नाम लिख दिए गए, हमें पता है इस बात का। लेकिन उनमें से एक बंदे को भी अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों? साद अंसारी को जेल में बंद कर दिया, उसकी ज़मानत नहीं हो रही। साद अंसारी लड़के को, बच्चे को। लेकिन 150 लोगों ने जिन्होंने कत्ल की धमकियाँ दी, उसके घर के सामने आए, उसको थप्पड़ मारा और अभी भी धमकी देते हैं कि जब ये बाहर निकलेगा तो हम उसे मार देंगे। उस उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। क्या इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि साद अंसारी का कत्ल हो? चलें, आगे चलते हैं। नूपुर शर्मा ने जो बात की, आप अगर ये कहें कि मैंने भी ये बात की कि शायद पॉलिटिकल बंदे को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, ये काम पॉलिटिकल बंदे का नहीं, एक एक्टिविस्ट का काम है। जैसे हम जैसे लोग हैं, साहिल है या जो भी गालिब हैं या हम जैसे लोगों का काम है जो हम ये काम कर रहे हैं, ताकि नीचे से चेंज आए। बेशक वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट, लेकिन अगर उसके कहने के ऊपर इतने दंगे होंगे सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री में
और आज एक मासूम इंसान का जो कल रात को ज़िंदा था, अपने घर से निकला, दर्जी था, टेलर था एक। अपने घर से निकला, अपने बच्चों को प्यार किया होगा उसने और उसने कहा होगा कि बेटा आज मैं घर आ जाऊँगा। उसकी माँ ने, उसके श उन उनकी पत्नी ने उन्हें कहा होगा कि आज पापा घर आएँगे तो ये लेके आएँगे। पता नहीं क्या अपने बच्चों के लिए जब आते होंगे। मुझे नहीं पता वो शादीशुदा हैं या नहीं, ये सारी बातें मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि उनके बच्चे जो होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि हमारे पापा आएँगे तो ये लाएँगे या वगैरह-वगैरह। कि उसने क्या कहा था कन्हैयालाल ने? क्या उसने कोई इस 1400 साल पुराने फितने के बारे में कोई बात की थी? और उन्होंने जो कहा उन्होंने जो कहा, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। मैं नूपुर शर्मा की इस बात को सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने जो कहा उनका हक है। लेकिन इतनी सी बात के ऊपर, इतनी बेदर्दी से, इतनी दरिंदगी से क्या उनका कत्ल करना जायज़ था? इन 2 हैवानों को, इनकी शक्लें गौर से देखिए। और ये मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया 21वीं सदी की नहीं लगती। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये वो इंसान है, ये है एक इंसान जो मेरी तरह दिखता है, शायद मेरे से उम्र में थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन आपके और मेरी तरह दिखते हैं ये। इनका नाम था कन्हैयालाल, दर्जी थे, इनकी दुकान थी, कैमरा भी लगा हुआ पीछे। इन्होंने एक ट्वीट पे या कहीं पे एक बात कर दी कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। उसके बाद ये दरिंदे, उनकी शक्लें देखें आप, इनकी शक्लें देखें। इन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा, "ओह! गुस्ताख़-ए-रसूल की एक सज़ा सर्तन से जुदा", जो नारा लगा था पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले। उधर भी यही हुआ था। सलमान तासीर जो कि गवर्नर थे, उन्होंने आसिया बीबी जिसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम था, उसकी सपोर्ट में बोला था, गुस्ताखी नहीं की थी। उनकी सपोर्ट में बोला था। तो उनके ही बॉडीगार्ड ने उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तब ये नारा लगा, गुस्ताख़-ए-रसूल की एक सज़ा सर्तन से जुदा। तब मैं उस वक़्त एक्टिव नहीं था। उस वक़्त भी मैंने यही कहना था, इस आग में सब जलेंगे और आप देख लें, जो आग पाकिस्तान में लगी, वो फ्रांस में सैमुअल पती का भी इसी तरह सर्तन से जुदा किया गया। उसी तरह के सर्तन से जुदा पाकिस्तान में हुए, वकास नाम था और पता नहीं कितने लोग थे, जुनैद हफ़ीज़ को अंदर बंद किया हुआ है, वगैरह और भी बड़े लोगों के कत्ल हुए। और अब वो नारा इंडिया में लगता है। कितनी डेलिकेट सिचुएशन होती है जिसमें हम कहते हैं, और मैं बोलता हूँ इस बात पे, इस पे मैं वापस नहीं हो रहा कि मुसलमानों के कत्ल भी होते हैं और मुझे खौफ है कि जब कमलेश तिवारी का कत्ल हुआ उसके नतीजे में क्या निकले, यति नरसिंह आनंद जी आए, वो अपना नैरेटिव लेके आए और उससे इंटरफेथ हार्मनी जो है वो और खराब हुई। और जो जो ट्रैजेक्टरी जिस तरफ जा रही है, इसको कोई कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि हम या तो देखते हैं लोग लेफ्ट पे होते हैं या राइट पे होते हैं, कोई दरमियानी बात नहीं करता। कोई क्या दरमियानी बात क्या हो सकती है? दरमियानी बात ये है कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को महफूज़ कीजिए, और लॉ एंड ऑर्डर कहना बड़ा आसान है। मोदी जी के ऊपर हम बड़ी बातें करते हैं, मैं अभी भी करता हूँ। मेरे ख़्याल से इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? जब वक़्त आया, तो उन्होंने नुपुर शर्मा को ट्रक के नीचे फेंक दिया। इससे क्या मैसेज गया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को छोड़ें। इससे मैसेज क्या गया मुसलमानों में? ओह! हम शोर-शराबा करेंगे, स्टोन पेल्टिंग करेंगे, तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन उनको नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया ब्लास्फेमी के नाम पे, और मुझे नुपुर शर्मा की जान की का बहुत डर है। उनको चाहिए फ़ौरन फ़ौरन इस वक़्त मुल्क से बाहर चली जाए। क्योंकि पता नहीं क्या होगा? क्या एक औरत के साथ ऐसा हो सकता है? इन 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 दरिंदों से, ये जो दरिंदे हैं, ये 2 दरिंदे नहीं हैं, इस तरह के लाखों दरिंदे आपके मुल्क में फिर रहे हैं। हज़ारों, लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों तो फिर रहे हैं। और इस तरह के लोगों को शय दी जाती है। शय मीन एनकरेज किया जाता है। जब आपकी गलियों में, सड़कों में नारे लगेंगे, गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा। सरतन से जुदा का क्या मतलब है? ये कोई पोएटिक बात नहीं है। इसके पीछे बड़ा इमोशनल सा म्यूज़िक बनाया जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसका क्या नतीजा निकल सकता है? उसका यही नतीजा निकलेगा जो आज कन्हैयालाल के साथ हुआ। मसला क्या है? कन्हैयालाल एक गरीब इंसान था। कन्हैयालाल, मैं भी एक
आम सा इंसान हूँ, लेकिन बेचारा हमसे भी ज़्यादा आम इंसान था, आप जैसा इंसान था। यानी जो काम पे जाता था, जो दरिंदों के दरमियान दुकान लगाता था, और जिस बात ने मेरा दिल तोड़ा ना, क्योंकि ये बात मैं करता हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हो, जो कि बात सच है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये इंसान कन्हैयालाल, ये बेचारा इस वक़्त ये 2 दरिंदे इसके पास आए। इसने इनकी इनकी दाढ़ियाँ देख के, इस तरह की शक्लें देख के, उसने ये नहीं कहा कि नहीं यार, तुम क्या मुझे मारने आए हो? उसने बेचारे ने ये कहा कि नॉट ऑल मुस्लिम, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अगर तुम्हारी दाढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी एक जानवर हो गया। और वो बेचारा, ये वीडियो मैंने देखी और वो इसका नाप ले रहा था। इन्होंने दरिंदों ने ये कहा होगा कि इन्होंने ये कहा होगा कि हम अपना नाप, कुर्ता शलवार सिलवाने आए हैं, और उसने बेचारे ने कहा कि हाँ चले, मैं आपका नाप ले लेता हूं। उसे नहीं पता था, उसे इस बात का नहीं पता था कि ये अभी उसके बच्चों से उसका बाप छीन लेंगे, उसकी बीवी से उसका शौहर छीन लेंगे, क्योंकि इनके ज़हन में अपनी जन्नत कमानी पड़ी हुई है। और वो बेचारा अपना काम कर रहा था। क्या ये दुनिया है जिसमें हम रहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि अभी मेरे जज़्बात थोड़े और निकलने लगे थे। मैंने भी आपको जैसे कहा कि आज शायद लॉजिकल बातें ना हो सकें, और जज़्बाती बातें ही हों, और शायद इन बातों को बाद में देख के मुझे भी क्रिंज हो कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जो मैं बातें आप लोगों से आम तौर पे करता हूँ, वो उससे थोड़ा हट के हैं। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन है? अभी 2-3 दिन पहले या पिछले हफ्ते मैं लंदन की एक गली से गुज़र रहा था, और वहाँ पे एक इसी तरह की, ये जो लेफ्ट पे है ना, मूंछ खींच के दाढ़ी वाला, वो मुझे मिला। उसके साथ 2-3 दोस्त थे। उसने कहा, आर यू हारिस सुल्तान ब्रदर? तो मेरे ज़हन में फ़ौरन घंटियाँ बज रही थी कि क्या है, फ्लाइट और फाइट का मूड है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, मैं हारिस सुल्तान हूँ। जो मेरी पर्सनैलिटी है, मैंने कहा हाँ, मैं हारिस सुल्तान हूँ। मेरे ज़हन में फ़ौरन यही आ जाता है कि या तो खड़े हो जाओ, डट जाओ, मर जाओ, लड़ मरो, या फिर यहाँ से निकल जाओ। खैर उस वक़्त मेरे ज़हन में पता नहीं क्या वजह थी कि मैंने कहा हाँ, खड़े दाढ़ी ऐसी थी तैसी। तो उसने मुझे कहा कि आर यू हारिस सुल्तान? मैंने कहा हाँ, आई एम हारिस सुल्तान। तो उसने कहा ओह आई नो, मैं तुम्हारी वीडियोज़ देखता हूँ वगैरह-वगैरह। तो मैंने कहा क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? तो उसने कह दिया कि हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, वेल डन, गुड वर्क। लेकिन उसकी दाढ़ी देख के मैंने कहा ये कैसी बात है? लेकिन बजाय इसके कि मैं उससे कोई डिस्कशन करता, मैंने कहा अच्छा ओके, आई एम ऑन द फ़ोन। मैं उस वक़्त फ़ोन पे था। तो मैंने कहा मैं आई एम ऑन द फ़ोन एंड आई केप्ट वॉकिंग। लेकिन मेरा सवाल ये है, वो उस वक़्त उसके साथ 2-3 दोस्त थे। क्या अगर ऐसे होता कि वो जी छुरियाँ निकाल लेते? वो ऐसे होता नहीं, मेरा मानना ये है कि लोगों के पास छुरियाँ नहीं होती, और ये प्रीमेडिटेटेड कत्ल था। ये एक प्रीमेडिटेटेड सोच समझ के ये दरिंदे आए थे उसके पास। तो घर से कोई नहीं निकलता किसी का कत्ल करने के लिए, आओ आज मुझे साहिल सड़कों पे निकल आएगा तो मैं छुरा निकाल लूँगा, या मुझे हारिस नो गो ज़ोन में नज़र आ गया तो मैं छुरा निकाल लूँगा, क्योंकि घर से कोई छुरा निकाल के नहीं निकलता, कोई कत्ल की नीयत से नहीं निकलता। लेकिन अगर कोई पीछा करे, अगर किसी को पता चल जाए आप किधर रहते हो, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? मेरा मुसलमानों से ये सवाल है, क्या ये है आपकी शनाख्त? पहले पिछले 2001 में जब दहशतगर्दों ने अमेरिका की 2 बिल्डिंगें गिराई और उन्होंने आपके 2 मुल्क ड तबाह-बर्बाद कर दिए, और आप रोते रहे, चीखें मारते रहे कि देखो जी अमेरिका कितना ज़ालिम है, देखो अमेरिका की सड़कें अभी भी चमक रही हैं, उनकी बिल्डिंगें अभी भी चमक रही हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तब आप कहते रहे हम सारे ऐसे नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। तो मेरा मुसलमानों से सवाल है कि क्या ये है आपकी पहचान, कि दुनिया के लोग आपसे डरते रहें कि कब इसके इसके बगल में से छुरा निकलेगा और ये आपका कत्ल कर देगा? क्या ये है आपकी पहचान? जो हम जैसे लोग हैं, जो रैशनल होने की कोशिश करते हैं, क्या हम लोग भी आप लोगों से डरें? जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वेस्ट के या इंडिया के,
वो भी मुझे लगता है अंदर से डरते हैं। वो भी डरते हैं कि यार, एक मुझे याद आ रही है बात क्रिस्टोफर हिचन्स की, 2000 पुरानी बात है, 2008 साल 9 की बात है। सीएनएन पे इंटरव्यू हुआ, डेनिश कार्टून्स का वाकया उस वक़्त हुआ था। तो सीएनएन पे उसका इंटरव्यू हो रहा था और वो इसको कंडेम कर रहा था कि जो मुज़ाहरे हो रहे थे, जो कत्ल-ओ-गारत हो रही थी, खबरें आ रही थी इधर-उधर से। तो सीएनएन ने एक डिस्क्लेमर दिया। सीएनएन ने कहा कि हम किसी रिलिजन को हर्ट करने का बिलीव नहीं करते। तो क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा, किसी रिलीजन का या इस्लाम का, और इस वजह से आप ये बात कह रही हैं क्योंकि आपको डर है कि कल आपके हेडक्वार्टर पे, सीएनएन के हेडक्वार्टर के ऊपर कुछ जहादिये चढ़ दौड़ेंगे। तो वो होस्ट ने, जब उसने उसको स्पॉट पे रखा, तो उस होस्ट ने कहा, हाँ, मुझे ये डर है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। दो तरह के मुसलमान, एक ये कहते हैं नहीं नहीं, नॉट ऑल मुस्लिम्स, और हमें ये बात कहनी पड़ती है और इसमें सच्चाई भी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि बहुत सारे मुसलमान हैं जिनकी शक्लें ऐसी हैं। हमें क्या पता कि इनमें से कौन-सा ये है और कौन-सा कोई पीसफुल मुसलमान है, हमें क्या पता? कोई एक्स मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, किसी ने कोई भूले-भटके 2015 में कोई ट्वीट की हो, जो आपको गुस्ताखी के नाम पे लगती हो कि गुस्ताखी है, उसको क्या पता कि आप कौन से वाले मुसलमान हैं? तो क्या उसको आपसे डर नहीं लगेगा? और अगला स्टेप ये होगा, क्या वो डर-डर के जिएगा या वो कहेगा चलो अभी मैं भी इसके ऊपर आवाज़ उठाता हूँ? ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी डर-डर के जीना नहीं चाहता। वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा और फिर आप रोना रोएँगे कि ये इस्लामोफ़ोबिया है। मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि ये मामला अभी गरम है, मुझे नहीं पता अभी कितने लोगों ने इसके ऊपर, कितने लिबरल लोगों ने इसके ऊपर बात की है। आई नो अशोक ने मेरा ख़्याल बात की है, मेरा ख़्याल ध्रुव राठी ने ट्वीट की है। ध्रुव राठी ने जो नुपुर शर्मा के ऊपर वीडियो भी बनाई, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लिबरल हैं इसलिए वो तो ब्लास्फेमी लॉ के ही अगेंस्ट है। उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस की बुक को भी हाइलाइट किया उस वीडियो में। ल लेकिन अभी मैंने देख रहा था मुफ्ती यासिर वाजदी साहब ने भी इसको कंडेम किया। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ, भई गोंगलियों से, पंजाबी में कहते हैं गोंगलियाँ तो मिट्ठी चाट देती। इसका ये ऐसा नहीं है कि आप आराम से ये कह दें कि हाँ, भई हाँ, वी कंडेम दिस, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। भूल जाओ कन्हैयालाल को, भूल जाओ मिसाल खान को, प्रियंका कुमार को, भूल जाओ इन लोगों को। बिज़नेस एज़ यूजुअल। ये ऐसी बात नहीं है। ये इसको याद रखा जाए। मोदी जी के ऊपर आते हैं। मोदी जी ने जो किया, उनकी पॉलिटिक्स से मुझे बड़ा इख्तिलाफ है। मोदी जी ने नूपुर शर्मा को ट्रक के नीचे फेंक दिया और आई अंडरस्टैंड, एज़ अ हेड ऑफ स्टेट, जो गल्फ से प्रेशर आया, ही हैड टू डू समथिंग। लेकिन अगर वो इस पे चुप रहते हैं, अगर मोदी जी इसके ऊपर चुप रहते हैं, तो इसमें भी वो कॉम्प्लिसिट हैं। नॉट इन द मर्डर, बट ये जो अनरेस्ट है, इसके ऊपर मोदी जी कॉम्प्लिसिट है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, जब सैमुअल पैटी का इसी तरह के इस तरह के किसी जिहादी ने उसकी गर्दन उड़ाई थी दिन दहाड़े, तब उनके सदर ने मोहम्मद के, आज मैं हजरत नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि ब्लास्फेमी का एक ही असूल है, अगर ब्लास्फेमी के ऊपर तुम मारोगे तो ज्यादा ब्लास्फेमी होनी चाहिए। मोहम्मद के कार्टून उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों पे लगाए थे। तो ओके, फेयर एनफ, आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके मुल्क में बहुत सारे मुसलमान हैं और बहुत सारे जहादिये भी रहते हैं। फेयर एनफ, ओके, चलो मैं आपको एक डिस्काउंट दे देता हूँ। लेकिन उसने सैमुअल पति का स्टेट फ्यूनरल दिया था। क्या आपके अंदर मोदी जी इतनी हिम्मत है? पहले तो आप इन चीज़ों को पैडल करते रहे बातें, हाँ जी, चलो जी होने दो। टीवी पे ये टीवी जो राइट विंग मीडिया, ये भी सारा इसके अंदर ज़िम्मेदार है। एक जगह पे उस शराफुद्दीन बदमाश को, जिसका नाम बदमाशुद्दीन होना चाहिए, उसको बैठा देते हैं, वो हिंदुओं का मज़ाक उड़ाता है। उधर से कोई हिंदू ले आते हैं, फिर वो बदल के, पलट के उसी तरह का जवाब देता है। तो ये क्या आपने आप जलती पे तेल छिड़क रहे हैं। तो क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत है कि वो सैमुअल पति की तरह, जिस तरह इमैनुअल मैक्रोन ने उसको स्टेट फ्यूनरल दिया था, आप अब कन्हैया लाल का स्टेट फ्यूनरल देंगे? अगर आप में हिम्मत नहीं है तो लानत है। आई एम सॉरी टू से, आज बड़े सख्त अल्फाज बोलने पड़ेंगे, लानत है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप एक इंसान के साथ खड़े हो सके और आप अभी भी अपनी
सियासत चमका रहे हैं। हम 90s में मूवीज़ देखते होते थे। दंगे हो गए, बॉलीवुड की मूवीज़, दंगे हो गए, होम मिनिस्टर करप्ट होता था, वगैरह-वगैरह और लोगों को यूज़ करते थे। तो आप में क्या वैल्यू है? इसमें कोई आपको इस्लामोफ़ोबिया नहीं कहेगा और जो कहेगा उनके मुँह के ऊपर जूतियाँ पड़ेंगी कि कन्हैयालाल कन्हैयालाल ने तो कोई बात भी नहीं बेचारे ने की। अगर हम उसकी ज़िंदगी में उसे कुछ नहीं दे सके, तो उसकी मौत पे तो कुछ दे सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबकॉन्टिनेंट की जो तारीख़ है, इसके अंदर ये जो 3 खून बहे हैं, मशाल खान, प्रियंका कुमारा और अब कन्हैयालाल का, अगर आप चाहते हैं कि ये हिस्सा रुक जाए, तो किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा और स्टैंड ऐसा ही लेना पड़ेगा, मुसलमानों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी पोज़ीशन को रिविज़िट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नारा जो है गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, ये ज़्यादा मकबूल हो रहा है। ये जो शक्लें हैं, ये आपको क्या लगता है ये कोई बड़े कोई पीएचडी स्कॉलर्स हैं? आपको क्या लगता है इन्होंने क्या उड़ने वाला खोता इजाद किया? क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। इनको कुछ मौलवियों ने पंप अप किया, इस तरह के लाखों लोग हैं। इस आग में सब जलेंगे, ये आग आपके घर तक भी आएगी, ये आग मेरे तक भी आएगी। आ जाएगी आपको किसी दिन खबर। वो जी हारिस सुल्तान को किसी ने उड़ा दिया। क्या होगा? 1-2 दिन शोर-शराबा होगा, कुछ लोग बातें करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन कितने और? क्या ये पूरी 21वीं सदी इसी तरह गुज़ारनी है? क्या अपने लोगों को प्रॉस्पेरिटी देनी है या लोगों की गर्दनें उड़वानी है? कि जो 1400 साल पहले किसी बंदे ने कह दिया या किसी 2000 साल पुरानी किसी श्लोक में कुछ लिखा हुआ है तो उसके ऊपर बात कर दी। लोग कहते हैं कि आप बड़ा इक्वेट करते हैं दोनों लोगों को। मैंने कभी भी इक्वेट नहीं किया। मैंने प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया। अगर मैं किसी प्रॉब्लम को हाइलाइट करता हूँ वेस्ट में, तो उसका मतलब ये नहीं वेस्ट उतना ही वेस्ट में कि मुसलमान उसी तरह के हैं, जैसे पाकिस्तान में हैं, कभी भी ये नहीं। प्रॉब्लम होती है, आप प्रॉब्लम को हाइलाइट करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम हाइलाइट करते हैं और उस प्रॉब्लम को हाइलाइट करने का मकसद ये है कि आप उनको समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल तुफ़ैल चतुर्वेदी ने मुझे कहा कि आप गाय को काटेंगे, हम आपको काट देंगे। तुफ़ैल चतुर्वेदी ने कहा, मुसलमान नहीं, वो हिंदू है वो। उसने मुझे कहा, उसने कहा हमारे हाथ ऑस्ट्रेलिया तक भी आ सकते हैं। वीडियोज़ हैं हमारे पास। तुफ़ैल चतुर्वेदी ने ठीक है, मुझे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इस तरह के चार्ज्ड अप स्लोगन्स बनाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट निकलता है। ये गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतान से जुदा 2011 में निकला था। 2017 में मशाल खान को कत्ल हुआ था और उसके बाद जो मॉब लिंचिंग पाकिस्तान में बढ़ी, वो बढ़ती ही चली गई। ये जो नारा था दो मुमताज़ कादरी ने जो कत्ल किया, उसके और 2017 में 6 साल का फ़र्क था। बीच में होते थे एक आधे वाकया, लेकिन अब जो ट्रैजेक्टरी है, उससे हमें पता चल रहा है। तो प्रॉब्लम जब आप स्लोगन इस तरह के बनाते हैं, तो ये स्लोगन ये इंसिडेंट्स जो है एक्यूमुलेट होते हैं और जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो ये बाद में तनावर दरख्त बनते हैं या बहुत बड़ा इन्फर्नो बनते हैं। आप चिंगारी लगाते हैं तो बहुत बड़ी आग शोला भटकती हुई आग बनती है, भड़कती हुई। तो जी उसी तरह की लैंग्वेज जब मैं ये बात करता हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू वैसे ही हैं जैसे मुसलमान हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की स्लोगनिंग अगर उधर से होती है, तो ये भी एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए हम ये बात कह के थक जाते हैं, लेकिन लगता है भैंस के आगे बंधा बीन पे जा रहा है या शायद हम ही गलत हों। शायद हम भी किसी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। शायद हमारा ही ये कहना कि मज़हब के नाम पे किसी को मत मारो, गाय के नाम पे किसी को मत मारो, शायद वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़। मेरा नहीं ख्याल हम वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़ क्योंकि हमने देखा है मगरिब में। हमने देखा है मगरिब में किस तरह ये लोगों को स्टेक के ऊपर जलाते थे, ये कह देने पे कि अर्थ दुनिया सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, सूरज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। इतनी सी बात के ऊपर जॉर्डानो ब्रूनो को जला दिया गया, माइकल सर्वेटस को जला दिया गया, गैलीलियो को धमकी दी गई। ये 1716वीं सदी में ये काम हो रहा था 17वीं सदी में वेस्ट में। और अब देखें जीसस की माँ-बहन एक कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको।
रसूल अल्लाह के साथ आप लगाना भूल जाओ, तो आपकी गर्दन उड़ सकती है। तो शायद हम गलत नहीं हैं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये लोग गलत हैं जो कहते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और ये मैं एक बात और पे कह दूँ कि मुसलमानों को अगर ये लगता है कि इस तरह की हरकतें करके हज़रत मोहम्मद की साख बच जाएगी। लोग कहते हैं ना, ये मुसलमान बड़ा ड्रामा करते हैं कि वो जी हज़रत मोहम्मद द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द यूनिवर्स। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ द मोस्ट हेटेड पर्सन जो है ना, वो भी हज़रत मोहम्मद ही है। हिटलर को शायद उतनी गालियाँ नहीं पड़ती, जितनी हज़रत मोहम्मद को पड़ती हैं। कितने गंदे कार्टून हज़रत मोहम्मद के बनते हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि लोग आपकी ये जो दादागिरी है, ये जो बदमाशी है, इसको बर्दाश्त नहीं आप कर सकते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।